जो हरियाणा में रहते हैं उनकी जो हेल्थ की जिम्मेदारी सरकार की बनती है। इन पेशेंट ट्रीटमेंट होता है, आईपीडी केयर होता है, जो हरियाणा में और खासकर गुड़गांव में ऑलमोस्ट जीरो है, नेग्लिजेंट है। सालाना 1.8 लाख रुपीस कमाते हैं, सिर्फ वो इस स्कीम में आएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। आए दिन नई खबरें दिखाने का, निष्पक्ष रूप से सरकार क्या कर रही है और गरीबों के हित के लिए कितना है, इसी प्रकार से मैं आपको बता देता हूं। भारत सरकार ने एक आयुष्मान योजना निकाली गरीबों के लिए, जो कि केंद्रीय योजना थी, जिसको लेकर 23,000 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हुई। कई राज्यों में ऐसे ही इसी प्रकार से हरियाणा राज्य में भी एक इसी प्रकार की योजना निकाली गई, जिसे कि हरियाणा चराई योजना के नाम से जाना जाता है। उसी को लेकर आज हमारे बीच में डॉक्टर सारिका वर्मा जी मौजूद हैं, जो कि तमाम गरीबों के हित के लिए, इन्वायरमेंट के हित के लिए अपनी आवाज और जनता की आवाज को बुलंद करती रहती हैं, आए दिन उठाती रहती हैं। डॉक्टर सारिका वर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो चराई योजना है, हरियाणा सरकार ने, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसको प्रारंभ किया, तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्या ये योजना गरीबों के लिए ठीक है? क्योंकि बनाई गई गरीबों के लिए है, ये आपको भी पता है, परंतु इससे इंश्योरेंस कंपनी का भी बीच में नाम जिक्र आता है। उसको क्या लाभ है इससे? उस इंश्योरेंस कंपनी से गरीबों के हित में कितना लाभ है? रमाकांत, आपने आज बहुत इम्पोर्टेंट इशू आपने मेरे से पूछा है। जब ये नई योजना का जिक्र हुआ और खट्टर साहब ने अनाउंस किया, मुझे लगा कि एक बहुत अच्छी हेल्थ स्कीम आने वाली है। लेकिन द डेविल ऑलवेज लाइज इन द डिटेल्स। आपको जब डिटेल्स में पढ़ते हैं और अगर आपको लगता है कि कुछ सही है तो अच्छी बात है, और अगर उसमें कुछ गड़बड़ है तो उसको आपको खुल के बात करनी चाहिए, उसको समझाना चाहिए। चिरायु योजना जो है कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस अंत्योदय यूनिट्स के लिए बनी हुई है। ये हरियाणा सरकार ने बनाई है। 29 लाख लोगों को ये बेनिफिट देना चाहते हैं। आपको मैं बता दूं, हरियाणा की जो पॉपुलेशन है वो 2.7 करोड़ है, 27 मिलियन। तो उसमें से इन्होंने 90% लोगों को इस स्कीम से वंचित रख दिया है, जबकि हेल्थ एक स्टेट सब्जेक्ट है और जितने भी 2.5-3 करोड़ लोग जो हरियाणा में रहते हैं उनकी जो हेल्थ की जिम्मेदारी सरकार की बनती है। लेकिन आप देखेंगे हरियाणा में और मोस्ट ऑफ इंडिया में हेल्थ जो है प्राइमरीली जो है 60 to 70% प्राइवेट हेल्थ केयर ही प्रोवाइड कर रहा है और सरकार केवल 30% हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। ये डेफिनेटली मैं कह दूँ, ये वैक्सीनेशन में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन वैक्सीनेशन के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, इन हाउस सर्जरीज होती हैं, इन पेशेंट ट्रीटमेंट होता है, आईपीडी केयर होता है, जो हरियाणा में और खासकर गुड़गांव में ऑलमोस्ट जीरो है, नेग्लिजेंट है, बहुत ही ज़्यादा कमी है। मैं यहाँ प्राइवेट प्रैक्टिस करती हूँ। जो पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकते हमारी ट्रीटमेंट, मैं बड़े हॉस्पिटल की बात करूँ जहाँ पे सर्जरी 1 से 1.5 लाख रुपए हो, अगर हम सरकार प्राइवेट में करना चाहें तो 40 से 50 हज़ार रुपये उसकी हम लोग सब्सिडाइज अपनी फीस कम करके करना चाहते हैं। तो भी कई पेशेंट हैं जो ये अफोर्ड नहीं कर सकते। कोई रिक्शा चलाता है, कोई खाना बनाता है, कई लोग हैं जो 20-22 हज़ार, जैसे हमारा ड्राइवर खुद है वो 18,000 रुपये कमाता है, वो ऐसे सर्जरी अफोर्ड नहीं कर सकता। उन लोगों को, इन सभी लोगों को इस स्कीम से वंचित रखा गया है। सरकार की जो योजना है, उन्होंने कहा है कि जो लोग सालाना 1.8 लाख रुपीस कमाते हैं, सिर्फ वो इस स्कीम में आएंगे। सालाना 1.8 लाख करे तो 15,000 रुपये महीना होता है। आजकल जो हमारे घर में काम करती हैं वो भी 2-3 घर जाके काम करके 15,000 कमाती है, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है। एलपीजी 1,000-1,100 रुपये हो गया है। कोई आदमी अगर 15 से 20 हज़ार रुपये नहीं कमाएगा महीने में तो वो अपना घर चला ही नहीं सकता। दैट मीन्स इन्होंने 90% से ज़्यादा लोगों को इस स्कीम से बाहर कर दिया है। दूसरा फ्लॉ इस स्कीम में ये है कि ये सिर्फ प्राइवेट जो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स हैं और हार्डली 10% प्राइवेट सरकारी अस्पतालों में ये लागू करना चाहते हैं। जो मैं देख रही थी आंकड़े, ऑलमोस्ट 90% ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ऊपर भरोसे ही चलना चाह रहे हैं। तो प्राइवेट हॉस्पिटल तो वैसे ही केयर दे ही रहे हैं जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन सरकार जो है नए अस्पताल बनाने में फेल है, नए हॉस्पिटल, नए मोहल्ला क्लिनिक बिल्कुल भी नहीं बना रही है। जो एक आंकड़ा जो बहुत ही चौंकाने वाला आया, हर साल
सरकार 500 करोड़ रुपए का आंकड़ा दे रही है इस खर्च में। मतलब 500 करोड़ रुपए सरकार इंश्योरेंस कंपनी को देगी। अगर सरकार 500 करोड़ रुपए हर साल हेल्थ में इन्वेस्ट करे तो कम से कम 4 या 5 बड़े अस्पताल खड़े हो सकते हैं। आजकल 100 से 1.25 करोड़ रुपए में बढ़िया हॉस्पिटल बन जाता है। अगर सरकार के पास इतना पैसा है निवेश करने के लिए तो वो हॉस्पिटल्स में इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रही, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रही है। आज गुड़गांव में इतना बुरा हाल है, एक सिविल अस्पताल है जो 4 साल से बंद पड़ा हुआ है। आज भी मैं गई तो कह रहे हैं कि अभी तो बहुत वर्ष लगेंगे, क्योंकि साथ वाली जो बिल्डिंग है दूसरी एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर है, उन्होंने वो दी नहीं है। तो आप गुड़गांव के लोगों की हेल्थ से मजाक कर रहे हो। ये जो स्कीम आप कहने के लिए तो बड़ी बड़ी योजनाएं ला रहे हो, गुड़गांव नहीं हरियाणा ही पूरा कहना है। पूरे हरियाणा में तो है ही, लेकिन मैं गुड़गांव की खासकर बात करूंगी क्योंकि यहाँ रहती हूँ, 13 साल से यहाँ प्रैक्टिस करती हूँ और बहुत परेशान होती हूँ जब जो पेशेंट मेरी अफोर्ड नहीं कर सकता सर्जरी, मैं उसको सिविल अस्पताल रेफर करूँ, अगले दिन वो पेपर लेके आ जाता है जबकि उसमें लिखा होता है रेफर टू दिल्ली। दिल्ली में आज कोई भी हो, चाहे आप अमीर हो गरीब हो, चाहे आप साइकिल पे जाते हो, चाहे BMW में जाते हो, आप मोहल्ला क्लिनिक जाओ, आपको सब चीजें फ्री होती। वहां ये नहीं पूछते कि आपका क्या कितने आप महीना भर कमाते हो, आपका पैन कार्ड नहीं लिया जाता, आपको वो सारी मेडिकल 400 टेस्ट फ्री दिए जाते हैं, सारी मेडिसिन फ्री दी जाती हैं। अगर आपको MRI की जरूरत है, CT MRI फ्री किया जाता है, अगर आपको सर्जरी करानी वो फ्री हो जाती है। तो हरियाणा के लोगों के साथ इतना अन्याय क्यों हो रहा है, ये बहुत ज्यादा गंभीर समस्या है। 70 to 80% ऑफ पीपल इन हरियाणा आर नॉट हैविंग एक्सेस टू हेल्थ केयर, और उनको अपनी जेब से कभी किसी को बीमार हो जाए तो जमीन बेच के, घर बेच के, गिरवी रखकर आपको इलाज करवाना पड़ रहा है। दूसरा डॉक्टर जी, इसमें एक तरह से मैं ये एक सवाल है बहुत बड़ा कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत योजना निकाली और इसी योजना को लेकर अब हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते हैं कि भाई जो आयुष्मान भारत योजना के तहत जो लोग हैं वो भी इससे लाभ उठा सकते हैं। जब वो उससे लाभ ही उठा सकते हैं तो भैया हरियाणा चराई योजना बनाने का तात्पर्य क्या है? आयुष्मान योजना अगर आपने उसके भी फाइन प्रिंट पढ़ा है तो इतने सारे क्राइटेरिया उन्होंने बनाया, मुझे लगता नहीं कि कोई भी ऐसा होगा जो उसको लाभ उठा सकता है। क्योंकि कई मेरे पास पेशेंट आते हैं, मैं उनसे पूछती हूँ भाई आयुष्मान कार्ड बना है, तो मुझे पता है कि मैं इस हॉस्पिटल में भेज के या उसके वहाँ पे सर्जरी करा सकता हूँ, बोलते नहीं बना। क्योंकि उस पर जो क्राइटेरिया दिए हुए हैं, अगर आपके पास टीवी है या आपके पास फ्रिज है या आपके पास साइकिल है, आपके पास मोबाइल है, तो आप आयुष्मान योजना में अपना रजिस्टर नहीं करा सकते। आपके पास अपना मकान है, मकान आपके नाम पर है, तो आप आयुष्मान योजना पे अपना कार्ड नहीं बनवा सकते। मतलब कौन बचता है आजकल? तो अगर आप एटलीस्ट गुड़गांव में की बात करूं, अगर वहाँ जो भीख भी मांग रहे होते हैं उनके हाथ में भी मोबाइल होता है। हाँ, तो आजकल अगर मोबाइल जो है एक नेसेसिटी हो गई, आपको कुछ भी चाहिए तो आपको OTP चाहिए, आपको अपने बैंक से कनेक्शन चाहिए तो OTP चाहिए। तो मोबाइल तो हर इंसान का है, किसी के पास 2000 का हो सकता है, किसी के पास 2 लाख का हो सकता है, लेकिन मोबाइल कनेक्शन होना आयुष्मान में एक वो है फीचर कि आप उसको हटा दिए जाते हैं। इसलिए आयुष्मान योजना ऑलरेडी फेल है। इसकी जगह अगर आपको चिरायु लाना ही है, अगर आपको हरियाणा में सच में हेल्थ केयर देना है तो आप 100% लोगों के लिए कर दीजिए। वाई दिस थिंग कि अगर आप 15,000 से कम कमा रहे हो, अगर कोई 16,000 कमा रहा है, कोई 20,000 कमा रहा है, आपको लगता है कि उसके पास बहुत पैसे हैं, 1100 रुपए का सिलेंडर है, 4-5-7 हजार रुपए का तो रेंटल आ जाता है। आजकल जो है गरीब इंसान को 20-22 हजार, मैं गरीब ही मानूंगी आजकल जो कमा रहे हैं, उनको अपना घर चलाना इतना मुश्किल हो गया है। दूध जो है 60 रुपए लीटर हो गया है, आटा दाल चावल चीनी सब चीज इतना महंगा हो गया है, घर में राशन लाना मुश्किल हो रहा है। उसमें अगर आपको कोई घर में बीमार हो जाता है तो आप उन सबको वंचित रख रहे हैं। और केवल ये स्कीम अपने इश्तेहारों में छापने के लिए, आयुष्मान का भी आपको याद होगा करोड़ों रुपए इसके पोस्टर में लग गए थे, बेटी बचाओ के करोड़ों रुपए पोस्टर में लग गए थे, वैक्सीन के करोड़ों रुपए ये पोस्टर में लगाते थे, हजारों करोड़ रुपए ये वैक्सीन ये एडवर्टाइजमेंट में खर्च देते हैं। ये योजना केवल नाम के लिए है, ये किसी का हेल्प नहीं करेगी। डॉक्टर सारिका वर्मा हमारे बीच मौजूद हैं। जिस प्रकार से उन्होंने आयुष्मान भारत योजना को लेकर पहले भी लोगों को जागरूक एक तरह से किया था, लोगों के समझ में आया हो या ना आया हो, परंतु मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि मध्य प्रदेश और पंजाब और दिल्ली के अंदर और तमाम ऐसे राज्यों के अंदर सबसे ज़्यादा मुकदमा दर्ज हुए जो कि आयुष्मान भारत योजना के साथ
एक तरह से घोटाला कर रहे थे, फर्जीवाड़े कर रहे थे, जबकि वो अमीर होने के बाद आयुष्मान भारत का अपना कार्ड बनाकर इस प्रकार की दवाइयां और सरकार से फायदा उठा रहे थे। वो कहीं ना कहीं सरकार के अंदर बैठे हुए लोग भी थे, ऐसे भी पाए गए जो अभी जेलों में काट रहे हैं और प्राइवेट जैसे बड़े बड़े अस्पताल थे। आज फिर एक बार यह मुद्दा डॉक्टर सारगा वर्मा उठा रही हैं कि जो कि हरियाणा चराई योजना से संबंधित है। उनका कहना है कि जिस योजना का लाभ पूरे हरियाणा को या फिर 100% गरीबों को या फिर हरियाणा के सभी निवासियों को मिलना चाहिए, उससे वांछित किया जा रहा है। एक तरह से उनका पहले ये भी सरकार के साथ आगाह आप कर रहे हैं कि जिस प्रकार से आयुष्मान भारत की योजना को लेकर बैनर फ्लैक्स बहुत सारे लगाए गए थे, वो फालतू का जो खर्चा किया गया था, तो उस पैसे को बचाकर गरीबों पर लगाया जाए और या फिर उनकी संख्या को बढ़ाया जाए, ऐसा भी डॉक्टर सारगा वर्मा का कहना है। साथ में डॉक्टर सारगा का कहना है कि जिस प्रकार से जो 500 करोड़ रुपया जो लगाया जा रहा है इंश्योरेंस कंपनी पर, वो क्यों, एक मुद्दा है, ये सोचने वाला विषय है। कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में ये बात खटकेगी कि आज डॉक्टर ने ऐसी बात क्यों की, क्योंकि जब आप इंश्योरेंस कंपनी पर लगा रहे हैं और जो कि गुरुग्राम शहर की नागरिक अस्पताल जो है, जिसके लेकर आए दिन डॉक्टर सारगा वर्मा ने, तमाम ऐसे समाज सेवियों ने इसको उठाया मुद्दा, परंतु अभी तक वो बनने में काफी वक्त बताया जा रहा है कि और समय लगेगा। 4 साल का समय आपको बताया, 4 साल हो गया है और कितने 2-4 और हो सकता है सरकार बदल जाए, परंतु अभी तक उसमें तहस कुछ भी काम नहीं हुआ है। जबकि राव इंद्रजीत जो कि यहाँ के क्षेत्रीय सांसद हैं, वो भी उसका दौरा 2-1 बार कर चुके हैं। राजनीतिक तौर पर लोग बाग एक पॉलिटिकल स्टैंड होता है, वो लोग अपना पूरा निभाते हैं। हालांकि में कितना काम सरकार इस पर कर रही है, घोषणाएं आयोजन करती है, लोगों के बीच में जाते हैं, मिलते भी हैं, ऐसा ना डॉक्टर साहब। परंतु अब उसमें क्या लगता है कि जो 5 मैं उसी विषय पे आ रहा हूं, जो आपने कहा कि जो 500 रुपया नहीं 500 करोड़ रुपया जो लगाया जा रहा है, तो 500 करोड़ रुपया से सिविल हॉस्पिटल पे खर्च किया जा सकता है, जिससे कि क्षेत्रीय लोगों को राहत मिलेगी। ऐसे तमाम हॉस्पिटल 5 तो बन ही सकते हैं। जी देखिए, अगर कोई छोटा हॉस्पिटल बनाया जाए, 40 से 50 बेडेड हॉस्पिटल आराम से बन जाता है। और मुझे पूरा वेल एस्टेब्लिश अगर हॉस्पिटल भी हो, 40, अगर गुड़गांव को बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है। आज आप यहाँ जहाँ बैठे हैं, वहाँ आपके 5 किलोमीटर रेडियस में कम से कम 10 5 स्टार हॉस्पिटल हैं। जब इतने बड़े प्राइवेट अस्पताल जल्दी में बन सकते हैं, तो सरकारी अस्पताल में, सरकारी मेडिकल कॉलेज में इतना विलम्ब क्यों आपको उनकी गरीब लोगों की पीड़ा महसूस नहीं होती है? गरीब लोग जो है दर दर ठोकरें खाते हैं, लोन लेते हैं। इंडिया में लोन लेने के लिए सबसे बड़ा ये है रीज़न है कि आप को मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है। अगर फैमिली में कोई बीमार हो जाए, आपको पता है कोविड केसेस दोबारा बढ़ रहे हैं, इवन मिडिल क्लास के लिए जो 30-40 लाख का बिल आता है प्राइवेट हॉस्पिटल में, वो देना मुश्किल हो जाता है। इंश्योरेंस कंपनी भी कवर नहीं कर पाती है। इसमें अगर आप सोचिए, गरीब और मिडिल क्लास जो है, लोअर मिडिल क्लास, ये तबका बहुत ज़्यादा पिसता है। अपनी जेब से उनको अपने जेवर नीलाम करने पड़ जाते हैं, अपनी ज़मीन गिरवी रखनी पड़ती है किसी की जान बचाने के लिए। इसमें मुझे लगता है कि हरियाणा सरकार को और पूरे इंडियन गवर्नमेंट को हेल्थ केयर में इन्वेस्ट करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये जो आयुष्मान और ये चिरायु ला रहे हैं इंश्योरेंस के बेसिस पे, ये प्राइवेट जो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल हैं उनके ऊपर प्रेशर बढ़ाना चाह रहे हैं कि आप हमारे जो भी सर्जरीज हैं 1/4 रेट पे करो। ये जायज़ भी नहीं है और प्राइवेट अस्पताल इसका झेल भी नहीं सकते। जिस सर्जरी का 50-60 हज़ार रुपए खर्च है, उसमें आप कहते हैं कि 15,000 में कर दो। उसमें मेडिसिन भी होंगी, उसमें हॉस्पिटल की फीस भी होगी, उसमें ऑपरेशन चार्जेस भी होंगे, उसमें एनेस्थेटिस्ट भी होगा। प्राइवेट वाले करेंगे कैसे? जैसे उन्होंने कहा कि भाई 1.8 लाख होना चाहिए उनका वार्षिक इनकम, तो अब जब इससे ज्यादा होगा तो प्राइवेट वाले कैसे करेंगे? नहीं, वो तो चिरायु योजना की बात कर रहे हैं ना। वो जो कार्ड है जो 1.8 लाख रुपीस कमाता है, उससे कम का ही बनेगा। इसलिए हरियाणा सरकार ने पहले कैसे डिफाइन करेंगे ये लोग? थोड़ा सा तो सरकार मुझे नहीं लगता सरकार बताएगी, पर लेकिन हम एक बार रफली हम आपस में बात कर लेते हैं। भाई मैं हूँ, भाई मेरी इनकम जैसे मान लो 20-22 हजार रुपए, मैं एक पत्रकार हूँ सब उधर, तो अब मैं कैसे करूंगा बताइए आप उसको? तो सरकार ने कुछ आंकड़े निकाले, क्योंकि मुझे मालूम है मैं किराया देता हूँ और चलता हूँ, मेरे पास मोबाइल है, तो भाई मैं फैसिलिटी से बाहर हो गया। बिल्कुल बाहर हो गए, आप सभी बाहर हो गए जो भी। लेकिन महीने में मेरे पास पैसा कितना बचता है ये तो मैं ही जानता हूँ। जब 25 तारीख आती है उसमें मेरे पास में 10 रुपए नहीं होते हैं। वो तो अक्सर आज आप बताएंगे, महंगाई से जूझ रहा है भारत और हर स्टेट में महंगाई जो है चरम सीमा पे पहुंच चुकी है। LPG
और 1100 रुपये हो गया। जब मोदी जी आए थे उन्होंने कहा था अब की बार बहुत महंगाई की मार, और 400 रुपये सिलेंडर उस समय होता था, 400 का 1100 हो गया है। डीजल तब 54 रुपीज़ होता था, आज 90 रुपये हो गया है। आज कोई कुछ बात नहीं कर रहा है। जो 7 रुपये जब सिलेंडर एलपीजी बढ़ा तो लोग, बड़े बड़े नेता चूड़ियां पीट रही थी, आज वो सब शांत बैठे हुए हैं, आराम से बैठे हुए हैं संसद में। मेडिकल स्टूडेंट भी रोहतक में आए दिन आप भी बीच में 2 बार उनके बीच में पहुंचे हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप उनकी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार ने जो फीस बढ़ाई है उसको कम किया जाए, उसके लिए वो सरकार से मांग कर रहे हैं, कई दिनों से धरने पे बैठे हुए हैं। आज 53 डेज हो गए। हमारे जितने भी हरियाणा के जो सरकारी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो 53 डेज से इस ठंड में जमीन पे दरियों पे बैठे हैं अपने कॉलेज छोड़ के। हम कई बार जाके आए हैं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पूरी तरह उनका सपोर्ट कर रही है। लेकिन आप ये सरकार का देखिए, ये मैटर सब जुडिस है, हाई कोर्ट में है। उसके बावजूद सरकार ने गैजेट नोटिफिकेशन भी निकाल दिया, इसको लॉ बना दिया है कि अब आपको अगर सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ना है, डॉक्टर बनना है, तो 30 लाख रुपए देने ही पड़ेंगे। ये बहुत ही गंभीर विषय है और ये बहुत मैं देखती हूँ ये सरकार का ये रवैया है ना, ये किसी की सुनी नहीं है। और कल मैं किसी टीवी डिबेट पे कहते हैं आपको समझ नहीं आता। आपको क्या लगता है डॉक्टर्स को समझ नहीं आता? पहले जब किसान आंदोलन कर रहे थे बोले किसान को समझ नहीं आता, टीचर्स के खिलाफ उन्होंने कुछ किया तो टीचर्स को समझ नहीं आता। तो मुझे लगता है कि सारा ज्ञान और सारी समझ और सारी बुद्धि जो है वो केवल भाजपा के शासन में हो गई है, और बाकी जो है जितने भी हम नॉर्मल सिटीजन हैं हम लोग बहुत बेवकूफ बन गए हैं। मैंने ये प्रश्न इसीलिए पूछा है कि डॉक्टर बनने के लिए तो आप 30 लाख रुपया मांग रहे हैं साहब, और उधर आप कह रहे हैं कि 1.8 लाख से कम इनकम होना चाहिए। तो अब आप बताइए जो प्राइवेट अस्पताल हैं वो फिर चलेंगे कैसे? और प्राइवेट कॉलेज, अगर प्राइवेट कॉलेज ही लेना है तो इतने पैसे में पढ़ सकते हैं, सरकारी कॉलेज की फिर आवश्यकता ही क्या है जब इतनी फीस है? और प्राइवेट और सरकारी में फर्क ही क्या रह गया? ये सरकार जो है प्राइवेट जो सरकारी कॉलेजेस हैं उनके स्टैंडर्ड खत्म करना चाहते हैं। इनको कहीं से समझ आ गया, किसी ने मुझे लगता है कि एडवाइस दिया कि भाई प्राइवेट कॉलेज में तो 40 लाख रुपए लग रहा है तो आप भी पैसे बनाओ। लेकिन आपको समझना चाहिए हेल्थ और एजुकेशन दोनों ही स्टेट सब्जेक्ट है, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपको डॉक्टर बनाने हैं, जो स्पेशली नीट के जो बच्चे हैं नीट एंट्रेंस पास करके आ रहे, बहुत ही मतलब लायक बच्चे 98%, 99%, और अक्सर हमने देखा है कि मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और गरीब तबके के हैं। जो इतना मेहनत करता है बच्चा, उसमें ना जुनून जो होता है वो अक्सर गरीब बच्चों में, मिडिल क्लास में ही होता है, जो इतनी मेहनत करके पास करते हैं। और उनके पेरेंट्स के पास इतनी क्षमता ही नहीं है, वो लोग अपना घर गिरवी रख के थोड़ी ना बच्चे को पढ़ाएंगे। विधायक मंत्रियों के बच्चे तो भाई कहाँ मेडिकल करते हैं? नहीं, वो तो है, वो तो फिर अगर उनको करना है तो 40 लाख रुपए देके भी कर लेंगे। तो आप जो है गरीब बच्चों को, मिडिल क्लास बच्चों को वंचित रखेंगे मेडिकल एजुकेशन से। उनके जो फैमिली का सपना होता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, कि हमारा पूरे परिवार तरक्की करेगा, उसको आपने इस 30 लाख के गैजेट नोटिफिकेशन से खत्म कर दिया है। और ये बहुत बेहद अफसोसजनक इसलिए है क्योंकि अनिल विज जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर है, उन्होंने खुद चिट्ठी लिखी है अपने खट्टर साहब को कि ये जो पॉलिसी है ये अनवायबल है। जब 4 साल बाद हर साल आपके पास 1800 से 2000 बच्चे आएंगे, आपके पास 1800-2000 नौकरियां हैं नहीं, तो आप क्या करेंगे? 7 साल 7 into 2000 आप 14,000 नौकरियां दे ही नहीं पाएंगे। जब हरियाणा में पोस्ट ही नहीं तो कहाँ से देंगे? तो सारा जो पैसा है, बर्डन है, ये एक्सचेकर पे आएगा, हरियाणा सरकार पे आएगा। क्योंकि ये जो बॉन्ड बना रहे हैं ये एक प्राइवेट बैंक के साथ बना रहे हैं, ये सरकार और स्टूडेंट के बीच में बॉन्ड नहीं है, ये एक बैंक को इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो जैसे आप बैंक को ले आते हैं बीच में, तो आप बैंक को आपको पैसा देना पड़ेगा, चाहे वो आपके गरीब आदमी का घर बेच के वो बैंक लेगा या सरकारी खजाने से जाएगा। नुकसान जो है मिडिल क्लास का ही होगा और जनता का होगा। ये बहुत ही यूजलेस स्कीम है, यूजलेस आइडिया है, और मैं आज भी निवेदन करूंगी खट्टर साहब से कि इसको वापस लिया जाए। हमारे साथ डॉक्टर सारिका वर्मा मौजूद, जिस प्रकार से उन्होंने हरियाणा चिरायु के नाम से योजना को लेकर आज जो मुद्दा उठाया, कहा कि जो योजना है उसको वापिस सरकार को लेना चाहिए, ये गरीबों के अगर हित में ही करना है तो फिर बकाया और लोगों को भी साथ में 100% लोगों को लेना चाहिए। साथ में मेडिकल स्टूडेंट की चर्चा की, आज 53 डेज है उनको लगातार, वो आज दरी बिछा कर इसी कड़ाके की ठंड में बैठे हुए हैं। हालांकि में सरकार को भी सोचना चाहिए कि युवा आज का रोड़ों पर है, या फिर ये समझिए, मैं खुलकर इस बात को हमेशा इसलिए रखता हूँ, लोग बाग मुझे कहते हैं कि आप सरकार के खिलाफ क्यों? मैं सरकार के खिलाफ नहीं, आज का युवा रोड़ों पर धरने क्यों रोड़ों पे हो रहे हैं, सरकार को सोचना चाहिए। जब अनिल विज जी जो कि गृह मंत्री हमारे हैं,
हरियाणा के, उन्होंने इस विषय को चिट्ठी लिखकर कह दिया कि ये योजना ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं इससे हमारे हरियाणा को ही या हमारी सरकार को नुकसान होगा। परंतु मनोहर लाल खट्टर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अपनी बात पर अड़े हुए हैं। पर इस बार जो छात्र हैं उन्होंने भी कहा है कि हम जब तक बैठे रहेंगे तब तक हमारा निराकरण नहीं हो जाता है। या फिर ये मैं कहूँ कि जो गरीब बच्चे होते हैं या उनके माँ बाप की, जिस प्रकार से डॉक्टर सारिका वर्मा ने कहा कि जिन बच्चों के सपने होते हैं, किसी की माँ को कैंसर हो गया, किसी की माँ के दवाई के लिए पैसे नहीं थे और उनको इलाज करवाना पड़ा, वो माँ का देहांत हो जाता है, तो वो सपने देखते हैं कि मेरा बच्चा एक दिन डॉक्टर बनेगा। जो मेरी माँ के साथ हुआ या मेरी वाइफ के साथ हुआ, मेरी बहन के साथ हुआ, वो कल किसी और गरीब के साथ ना हो। वही बच्चे नीट के एग्जाम निकालते हैं और मेडिकल कॉलेज प्राप्त करते हैं। वो बच्चे अपने सपने देखते हैं। कभी भी विधायक मंत्रियों के बच्चे डॉक्टर नहीं बना करते। आप देख रहे हैं नव समाचार। धन्यवाद।